सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकेंड चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा और जितने भी ऑब्वियस क्वेश्चन हैं वो आपने ज़रूर कर लिए होंगे। एनसीईआरटी को भी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी पर तो फोकस रखना ही है। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ 5 एमसीक्यूज इस चैप्टर से कराने जा रहा हूँ, और मैं जो भी एमसीक्यूज करा रहा हूँ उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, कहने की ज़रूरत नहीं है। इन 5 एमसीक्यूज को अगर आप बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर ले जाते हैं तो मैं ये मान लूँगा कि आपका प्रिपरेशन इस चैप्टर के ऊपर कंप्लीट है। आइए देखते हैं कौन से 5 क्वेश्चंस हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं मेरे सेशन से उन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर कल्टीवेट कर लीजिएगा, यानी कि उनसे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिएगा। ये ना रह जाए कि ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, तब जाकर के आप मान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन संपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो चलिए ओनली 5 एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यू देखते हैं और देखते हैं आप इसको कर पाते हैं या नहीं। सो देयर यू गो, हियर कम्स द फर्स्ट एमसीक्यू। ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, एक विशेषता बता दीजिए। तो किसी भी डेफिनेशन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक की जब बात आती है तो हम कई बार ऑर्गेनिज्म के नाम में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है रूट, दूसरा है शूट, तीसरा है सीड और चौथा है फ्लावर। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म। ये जो शब्द है एंजियोस्पर्म, ये कहां से आया? तो ये एंजियोस्पर्म शब्द 2 ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर के बना हुआ है। पहला वर्ड है एंजियन। एंजियन इसका मतलब होता है कंटेनर या वेसल। कंटेनर या वेसल। तो हम सब जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स ही सबसे एडवांस्ड प्लांट हैं पूरे प्लांट किंगडम में जिनमें वेसल्स पाए जाते हैं। मैं जाइलम के एलिमेंट की बात कर रहा हूं। जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और उससे पहले जो भी हैं उनमें या तो ट्रैकीड है या फिर ट्रैकीड भी नहीं है। ट्रेचरी एलिमेंट में ट्रैकीड है या ट्रैकीड भी नहीं है, ठीक है। साथ में सीव ट्यूब की अकरेंस होती है फ्लोएम के कंपोनेंट में। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा। एंजियन शब्द का मतलब है वेसल, ये एक ग्रीक वर्ड है, और प्लस स्पर्मा शब्द को मिलाया गया। स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो मीनिंग आपके पास स्पष्ट हो गई होगी। एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन मैंने यहां पर दे दिया कि भाई ग्रीक वर्ड को मिलाकर के बना है। 2 ग्रीक वर्ड, एंजियन जिसका मतलब है वेसल और स्पर्मा मतलब सीड। यानी कि एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें वेसल्स पाए जाते हैं वाटर कंडक्शन के लिए, जाइलम में एडवांस कैरेक्टर, और साथ में सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने, जिनको पहले से या तो नहीं पता होगा, सीड पर टिक कर दिया होगा, लेकिन सीड आंसर नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, और वो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एंजियोस्पर्म का हो तब तो बात बने। तो रूट तो देखिए एंजियोस्पर्म के साथ जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटस में भी पाए जाते हैं। शूट भी पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटस, इनफैक्ट ब्रायोफाइटस में भी शूट लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो टेरिडोफाइटस और जिम्नोस्पर्म में तो पाया ही जाता है। सीड की बात करें तो सीड जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। तो यूनिक फीचर क्या हुआ? फ्लावर। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म विच इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, जो सबसे यूनिक है एंजियोस्पर्म्स के लिए, वो फ्लावर की प्रेजेंस है। तो ये ध्यान रहे, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपका किसी का भी माइंड अगर इस दिशा में जाता है तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए। सिर्फ नाम की डेफिनेशन के ऊपर आंसर नहीं करेंगे, आप अपने माइंड को भी यूज करेंगे। सो फ्लावर इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यूसेलर एम्ब्रियो इज
एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में इस चैप्टर में आपने पढ़ा दो तरह का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो एग सेल के साथ पॉलन का फ्यूजन से बनता है ना, नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन वही होता है, इसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं। लेकिन एक और प्रोसेस देखा जाता है, एंजियोस्पर्म्स में देखा गया है, जिसको एपोमिक्सिस कहते हैं, जिसमें प्रोसेस तो सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉलो होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन का इवेंट हुए बगैर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाया करता है। ठीक है, ये इस चैप्टर के आखिरी में दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्रीकल्चर में और स्पेसिफिकली जहां पर बात आती है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप चाहिए, चाहे वो राइस की वैरायटी हो, चाहे व्हीट की वैरायटी हो, चाहे मेज की वैरायटी हो, तो उसमें साइंटिस्ट एपोमिक्सिस को एक बहुत ही प्रॉमिसिंग वे के रूप में देख रहे हैं कि जिससे हम सीड भी बना लें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो वेरिएशन वाले प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाए। तो यहां बात हो रही है न्यूसेलर एम्ब्रियो की, यानी कि एम्ब्रियो सैक के अगर स्ट्रक्चर को आप एक बार क्विकली देखें तो एम्ब्रियो सैक के बाहर चारों तरफ न्यूसेलस रहता है, और उस न्यूसेलस के बाहर फिर इंटेग्यूमेंट्स आते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट, है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे हैं। ये मान लीजिए एक एम्ब्रियो सैक, और ये ओव्यूल ही बना दिया मैंने पूरा, ठीक है ना। यहां थोड़ा सा ट्रंकेटेड है, चलो एक बार उसको ठीक भी कर देता हूं मैं। अभी ठीक है, अभी सही लग रहा है। तो ये मान लीजिए ओव्यूल हो जाता है। इस ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में यहां पर एग सेल होता है, साथ में 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और इधर चैलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर। अब इसमें क्वेश्चन है न्यूसेलस कौन सा एरिया है, तो न्यूसेलर एम्ब्रियो न्यूसेलस वाले टिश्यू से बन सकता है। So the tissue which is adjoining the embryo sac is called nucellus, और ये एक डिप्लॉइड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो सैक के अंदर के पार्ट तो हैप्लॉइड हैं, इसमें देखिए एंटीपोडल्स हैप्लॉइड हैं, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, तो इसको डिप्लॉइड कह सकते हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड नहीं है, अलग अलग हैं। और फिर एग अपैरेटस में एग, यानी कि जो एम्ब्रियो बनाएगा, एग सेल और साथ में सिनर्जिड, ये सब हैप्लॉइड है। इसके अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर इस एम्ब्रियो सैक के बाहर का स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। तो न्यूसेलर एम्ब्रियो एक एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन को तो फॉलो कर नहीं सकता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो एग सेल का ही होगा, यानी कि वो एपोमिक्टिक है। और टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है? डिप्लॉइड। तो सीधी सी बात है, एपोमिक्टिक डिप्लॉइड इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। इसमें से मैक्सिमम बात तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में ही बता दी है। इनमें से किस में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो क्विकली हम एक बार देख लेते हैं। न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल 2n है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। डिप्लॉइड के लिए 2n इस्तेमाल होता है और हैप्लॉइड के लिए n इस्तेमाल होता है। यहां पर फिर एंटीपोडल्स की बात करें तो ये हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा। साथ ही एंटीपोडल सेल्स अगेन हैप्लॉइड, और मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल वो स्ट्रक्चर है जिससे एम्ब्रियो सैक बन करके तैयार होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल, जहां पर भी ये मदर सेल शब्द रहे, ध्यान रखिएगा वो डिप्लॉइड ही होता है। मदर सेल में मियोसिस होता है और उसके बाद फिर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। देन लास्ट वाले में आ जाते हैं न्यूसेलस 2n, यानी कि डिप्लॉइड, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको PEN भी कहते हैं, ये ट्रिप्लॉइड है, 3n है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होते हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन जो सेकेंड मेल गेमीट ऑफ द पोलन ट्यूब फ्यूज करता है जाकर के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसी से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN के नाम से जाना जाता है। और फिर ये फर्दर डेवलप होता है, और 3 तरह के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आपने पढ़े हुए हैं। आपने 3 तरह के एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है।
न्यूक्लियर, सेलुलर और हिलोबियल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अलावा जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था, लेकिन जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर बियरिंग प्लांट है, उनमें तो ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बाद में होता है, पहले होता है सिनगैमी जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन इवेंट है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। सो हम कह सकते हैं इन जिम्नोस्पर्म endosperm formation is a pre-fertilization event. Pre-fertilization event, इसका मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के पहले ही इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एक नुकसान है, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वेस्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म, है ना। तो जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। बाद में इवोल्यूशनरी प्रोसेस में एंजियोस्पर्म्स ने देखा कि ये तो वेस्टफुल प्रोसेस है, तो उन्होंने जैसे ही सिनगैमी होने लगी उसके बाद फॉर्मेशन किया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म का। और इसमें एक और खास बात है, ट्रिप्लॉइड होने की वजह से उसके अंदर ज्यादा बढ़िया और तेजी से डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस मल्टीपल हो गए ना, मतलब प्लॉइडी लेवल उसकी चेंज हो गई। न्यूक्लियस एक ही है लेकिन क्रोमोसोम के सेट 3 हो गए। सो यानी कि एक्टिविटी ज्यादा तेजी के साथ होगी, है ना। या तो मल्टी न्यूक्लिएट हो या मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो तो एक्टिविटी फास्ट हो ही जाती है। और अब लास्ट क्वेश्चन, एनेमोफाइली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। एनेमोफाइली जैसा पॉलिनेशन किसमें पाया जाता है? एनेमोफाइली का क्या अर्थ है? एनेमोस मतलब होता है विंड, और फाइली होता है कि फाइली इज टू लव समथिंग, यानी कि विंड की सहायता से पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो किसमें होता है? इंटोमोफाइली इंसेक्ट पॉलिनेटेड, जूफाइली सारे एनिमल्स के लिए यूज हो जाता है, ऑर्निथोफाइली बर्ड पॉलिनेशन के लिए यूज होता है, काइरोप्टेरोफाइली बैट पॉलिनेशन के लिए यूज होता है, मेलेकोफाइली स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन की वजह से यूज होता है, मिरमेकोफाइली चींटियों के द्वारा पॉलिनेशन की वजह से उस टर्म को यूज किया जाता है, ऑफियोफाइली स्नेक के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है। तो ये सारे टर्म्स हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो जो मैंने टर्म्स बताए इनको नोट कर लीजिएगा। एनेमोफाइली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन सेल्विया, बॉटल ब्रश, कोकोनट, वेलिस्नेरिया। क्विकली देख लेते हैं किसमें कैसा पॉलिनेशन होता है। सेल्विया का तो बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म है, एक टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एक इंसेक्ट जैसे ही फ्लावर के अंदर एंटर करता है और फ्लावर का जो स्टिग्मेटिक सरफेस है उसमें इंसेक्ट जाकर के बैठता है और उसी के साथ जुड़ा रहता है एक लीवर लाइक मैकेनिज्म पॉलन को शेड करवाने के लिए। यानी कि जो एंथर है, एंथर उस इंसेक्ट के पीठ में या विंग्स में टच हो जाता है जिससे पॉलन का ट्रांसफर हो जाता है, तो वो पॉलन कैरी कर लेता है। सेल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन है और बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। बॉटल ब्रश या कैलिस्टेमॉन इज अ बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर। बॉटल ब्रश ट्री आपने देखा होगा, लॉन्स वगैरह में ऑर्नामेंटल लगाए जाते हैं। सनबर्ड खूब विजिट करती है, हमिंग बर्ड भी आती है और बड़ी चिड़िया भी आ जाती हैं, मैना वगैरह भी आ जाती है। तो बॉटल ब्रश इज बर्ड पॉलिनेटेड। देन कम्स वेलिस्नेरिया, हाइड्रोफाइली होता है, वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। वेलिस्नेरिया का भी मैकेनिज्म बड़ा यूनिक है। फीमेल फ्लावर ऊपर फ्लोट करता है, मेल फ्लावर डिटैच होकर के ऊपर आता है, उसके पॉलन जैसे ही फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं सरफेस के ऊपर वो बस्ट कर जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है और फीमेल फ्लावर की जो स्टॉक है उसमें कॉइलिंग होकर के वो पानी के नीचे चला जाता है। सो वाटर पॉलिनेशन है, लेकिन वाटर में भी एपी हाइड्रोफाइली यानी कि वाटर के सरफेस के ऊपर। जोस्टेरा वगैरह में हाइपोहाइड्रोफाइली है पानी के सरफेस के नीचे। तो वेलिस्नेरिया भी करेक्ट आंसर नहीं, कोकोनट।
कोकोनट फ्रूट डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है, लेकिन पॉलिनेशन विंड और इंसेक्ट दोनों का योगदान माना जाता है, लेकिन ज्यादातर विंड पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। इंसेक्ट भी विजिट कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इंसेक्ट के लिए इतना ज्यादा लुक्रेटिव वहां कुछ नहीं है। सो विंड पॉलिनेशन इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन इन कोकोनट। इंसेक्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हमें मॉथ और मक्खियां उसके आसपास दिखाई देती हैं, तो उसके द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है। सो एनिमोफाइली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन कोकोनट। ठीक है, ये वो 5 प्रश्न थे जिनके कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा ही होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।